डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से पीएचडी कोर्स वर्क लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं अर्चना मिश्रा आपको साइटेशन, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के संबंध में कुछ बातें बता रही हूँ। इम्पॉर्टेंस एंड स्टाइल ऑफ साइटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, ये इस लेक्चर सीरीज़ का नाम है। इसका चौथा लेक्चर अभी हम लेने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। ये है बिब्लियोग्राफी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। बिब्लियोग्राफी क्या चीज़ है और क्या इसका महत्व है, कैसे हमें इसको बनाना चाहिए, इसके विषय में आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बिब्लियोग्राफी क्या है, सबसे पहले तो हम इस बात को समझें। तो बिब्लियोग्राफी, या हिंदी में कहते हैं ग्रंथ सूची, किसी लेख, निबंध, शोध पत्र या शोध ग्रंथ लेखन के लिए उपयोग में लाई गई संदर्भ सामग्रियों की आकारादि क्रम में व्यवस्थित सूची है। ये पहली इसकी हम कह सकते एक तरह से परिभाषा है ना। कोई भी अकादमिक लेखन हो, किसी भी प्रकार का एकेडमिक राइटिंग हो, उसमें बिब्लियोग्राफी का बहुत बड़ा महत्व है। मित्रों, कभी भी आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या जो कुछ भी कहते हैं वो पहले से पढ़े गए, हमारे द्वारा हमारा अध्ययन जो है उसी की फलश्रुति है। फलश्रुति होने का क्या मतलब है कि हमारे जो पूरे जीवन में जो हमारा अध्ययन होता है, वो अध्ययन पुस्तकों के माध्यम से भी होता है और अनुभवों के माध्यम से भी होता है। दोनों ही तरह से जो हम अध्ययन करते हैं, उसी अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं या हम उसी के आधार पर अपना विचार बनाते हैं और बातें कहते हैं। तो हम जब भी बात करते हैं, कुछ भी हम लिखें, कुछ भी कहें, उसके पीछे एक अध्ययन की परंपरा तो निश्चित रूप से होती ही है। तो इस विचार तक पहुंचने के लिए, यानी जो भी हम प्रस्तुत आलेख में, प्रस्तुत पुस्तक में, प्रस्तुत शोध ग्रंथ में जो कुछ भी हम कह रहे हैं, उसके तक पहुंचने के लिए, वहाँ वो हमारा विचार बना, उसके लिए हमने क्या क्या अध्ययन किया है, इसकी सूची बनाना ही बिब्लियोग्राफी है। मित्रों, इसके पहले हमने साइटेशन पढ़ा था, रेफरेंस पढ़ा था और बिब्लियोग्राफी। कई बार ये तीनों जो है आपस में पर्यायवाची शब्द के रूप में, सिनोनिम के रूप में प्रयोग में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन सब में अंतर भी है। साइटेशन, जैसा मैंने बताया कि उसमें आम तौर पर आप किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कहे या लिखे गए वाक्यों को पूरा शब्दशः देते हैं, है ना, और वो लेखन प्रवाह में ही आ जाता है, वो साइटेशन होता है। रेफरेंस होता है जिसमें कि आप किसी के विचार को लेते हैं, उसको अपने शब्दों में कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति ने किसी अपनी पुस्तक में या किसी अपने भाषण में कुछ बातें कही हैं, उन बातों को आपने ग्रहण किया है और अब अपने शब्दों में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तब भी उसका, वो कहाँ से आपने वो बातें ली, उसका मूल स्रोत क्या है, ये आपको देना चाहिए। ये रेफरेंस होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप शब्दशः दें। जो साइटेशन है उसके लिए भी आप रेफरेंस देंगे। इन टेक्स्ट देने के बावजूद, इन टेक्स्ट आप कह सकते हैं कि मैं ये फला व्यक्ति ने फला पुस्तक में ये बात कही है, और उसके बाद फिर उसकी बात पूरी लिख दी। उसमें फिर फुटनोट या एंड नोट के रूप में आप रेफरेंस दे सकते हैं कि ये पुस्तक कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक कौन है, उसका
आपका प्रकाशन वर्ष क्या है इत्यादि जो प्रकाशकीय जो जानकारियाँ होती हैं वो रेफरेंस के रूप में आप दे सकते हैं। अब बिब्लियोग्राफी जो है वो विस्तृत सूची है। वो हो सकता है कि आपने जो लेखन किया है उसमें उसका न तो उद्धरण आए, न तो संदर्भ आए, न तो साइटेशन आए और न ही रेफरेंस आए, ये दोनों ही ना हो तो भी आपको अपने अध्ययन के लिए आपने उस पुस्तक को पढ़ा या उस पुस्तक के कारण आपको प्रेरणा मिली इस तरह का काम करने के लिए, या किसी भी आप निश्चित रूप से कोई एक अध्ययन होता है, एक विषय विशेष पर आप अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके पीछे आपको बहुत सारा फीडबैक चाहिए होता है, आपको मतलब आपके उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ता है। तो उन सारी अध्यय सामग्री को, जो भी आपने अध्ययन किया है उस सामग्री को आपको बिब्लियोग्राफी में लेना पड़ता है, लेना चाहिए। फिर ये जो बिब्लियोग्राफी बनती है वो कभी भी बीच में नहीं बनेगी, वो बिल्कुल अंत में, यानी शोध ग्रंथ के अंत में बिब्लियोग्राफी होती है, विस्तृत सूची होती है। और उसकी खास बात ये होती है कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। उसमें आप सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जो अपना शोध ग्रंथ है वो हिंदी में लिख रहे हों, लेकिन जो आपने उस लिखने के संदर्भ में जिन पुस्तकों का अध्ययन किया वो हिंदी में भी हो सकती हैं, गुजराती में भी हो सकती हैं, इंग्लिश में भी हो सकती हैं या संस्कृत में भी हो सकती हैं। तो आप किसी भी भाषा के ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हों तो वो आप सभी बिब्लियोग्राफी में लेंगे। इसके अलावा आप हो सकता है कि आपको उसके लिए कोई फ़िल्म देखनी पड़ी हो, कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ी हो, कोई CD रोम का आपने इस्तेमाल किया हो, डाटाबेस का इस्तेमाल किया हो, या किसी भी तरह की और वेब सामग्री का इस्तेमाल किया हो, तो आप अपनी बिब्लियोग्राफी को जो है सेक्शन में बांट सकते हैं। माने आप कह सकते हैं हिंदी की पुस्तकें, संस्कृत की पुस्तकें, गुजराती की पुस्तकें, अंग्रेज़ी की पुस्तकें, इस तरह से आप सेक्शन डिवाइड कर दें। उसके बाद आप कह सकते हैं कि वेबसाइट से ली गई सामग्री या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ली गई सामग्री इत्यादि इत्यादि आप सेक्शन कर सकते हैं। और हर सेक्शन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप ये सूची देंगे। ठीक है, तो आकारादि क्रम यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक व्यवस्थित सूची ही बनाना उन सभी सामग्री की जो कि आपने अपने शोध ग्रंथ में सीधे या परोक्ष रूप से इस्तेमाल की है, वो बिब्लियोग्राफी कहलाता है ना। अगला पॉइंट जैसा मैंने बताया वही है कि बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची में उन स्रोतों को भी सम्मिलित किया जाता है जिनका लेखन के लिए सीधे तो उपयोग नहीं किया गया है, पर प्रस्तुत विषय की समझ विकसित करने में और लेखक को अपने विचार को स्पष्टता पूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए अध्ययन क्रम में उपयोगी रही है। यानी जो कुछ भी आपने कहा है उसको कह सकने के योग्य बनने के लिए आपको जिन सामग्री की सहायता आपने ली उन सभी की सूची आपकी बिब्लियोग्राफी में होनी चाहिए। और इसको हम समझना चाहें तो बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची जो है किसी विशिष्ट अध्ययन से संबद्ध दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाता है, अग्रसंचारित करता है यानी आगे बढ़ाता है। यानी आप जिस विषय पर काम कर रहे हैं उस विषय पर काम करने के लिए किसकी सहायता ली जा सकती है, किन स्रोतों से हम सामग्री एकत्र कर सकते हैं, उसकी एक व्यवस्थित सूची आपके पाठक को मिल जाती है। आप एक उदाहरण के रूप में हम कहें, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति फिल्म के ऊपर अध्ययन कर रहा है तो फिर उसको फिल्म और साहित्य की तुलना कर रहा है, तो इस संदर्भ में कौन कौन सी पुस्तकें आपने पढ़ी, कौन सी फिल्में आपने देखी या कौन सी साहित्यिक कृतियाँ
पढ़ी जिस पर की फिल्म बन चुकी है। तो ये अगर आप व्यवस्थित सूची आप अपनी बिब्लियोग्राफी में दे देंगे तो इस विषय पर अगला जो काम करने वाला होगा उसको बिना मेहनत के एक विस्तृत सूची उसको मिल जाएगी कि जहाँ से वो अपने अध्ययन की सामग्री देख सकता है। आपने भी जब किया होगा तो निश्चित रूप से इस तरह की किसी सूची का इस्तेमाल किया होगा, या ये भी हो सकता है कि आपको ऐसी सूची ना मिली हो। तो कितनी कठिनाई, एकदम जब पहली बार आदमी करता है तो कितनी जगह से खोजना पड़ता है। तो आपको जो कठिनाई आई उसका भी आप ध्यान करते हुए अगर ये सूची बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे के शोधार्थी के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। तो ये जो है पूरी उस विशिष्ट अध्ययन से संबद्ध जितनी भी तरह की सामग्री हो सकती है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। और फिर आगे का जो रिसर्चर होगा, जो शोधार्थी होगा, वो इस सूची को में और भी अपना योगदान कर सकता है और दस्तावेजों को जो आपने जब किया और जो अगला करेगा उसके बीच का जो टाइम गैप है उसमें जो कुछ भी सामग्री आई उसको वो जोड़ सकता है। फिर बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची जो है वो शोधाध्ययन से संबंधित अध्ययन सामग्री को सूचीबद्ध करने का वैज्ञानिक तरीका है। ये तरीका है एक हो सकता है कि आप वैसे भी रेफरेंस दे दें कि ये प्रयोग किया, वो प्रयोग किया, वो इस पुस्तक का अध्ययन किया, उस पुस्तक का अध्ययन किया, लेकिन उससे बात नहीं बनती। बिब्लियोग्राफी जो है वो एक साइंटिफिक मेथड है कि जिससे कि आप एक निश्चित पद्धति में, एक निश्चित तरीके से आप सूचनाओं को आगे बढ़ाते हैं, जो कि पूर्ण सूचना है और आगे के लिए, आगे अध्ययन करने वालों के लिए उपयोगी साबित होती है। बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची उन सभी स्रोतों का पूरा प्रकाशकीय पता देती है जिनका उपयोग किसी शोधाध्ययन में किया गया है। प्रकाशकीय पता का मतलब क्या हुआ कि जैसे साइटेशन तो बहुत ही शॉर्ट में हम बता देते हैं। साइटेशन में उद्धरण देते हैं किसी व्यक्ति के कहे हुए वाक्य का और उस व्यक्ति का नाम बताया, ज़्यादा से ज़्यादा उसने कहाँ पर ये बात कही है वो बता दिया, उतना हो जाता है। रेफरेंस में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा विस्तृत उसमें विवरण बताते हैं कि ये इस पुस्तक में है या इस संदर्भ में भाषण दिया गया था, इस तारीख को दिया गया था, या इस पुस्तक है तो इस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। ये सारा विवरण उसमें आ जाता है। बिब्लियोग्राफी में जितनी भी तरह की माने इस तरह की सूचना हो सकती है, यानी प्रकाशक कौन है, प्रकाशन वर्ष क्या है, कौन सा इशू, कौन सा अंक है, अगर मैगज़ीन है तो कौन से पीरियड में वो आई, या पुस्तक है तो कब उसकी पहला संस्करण है या ज़्यादा माने बाद का संस्करण है। तो ये सारी जानकारी, जितनी भी तरह की जानकारी हो सकती है प्रकाशन संबंधी, उन सभी को दिया जाता है बिब्लियोग्राफी में। तो पूरी प्रकाशकीय पता जो है वो बिब्लियोग्राफी से मिल जाता है। उद्देश्य क्या है बिब्लियोग्राफी का? तो बिब्लियोग्राफी का उद्देश्य अभी तक आपको स्पष्ट समझ में आ ही गया होगा कि जो भी उस शोधालेख या शोध ग्रंथ का पाठक है उसको उस विषय से संबंधित सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री तक पहुंचने के लिए आवश्यक जानकारी सुगमतापूर्वक उपलब्ध करा देता है बिब्लियोग्राफी। तो उसको कुछ भी चाहिए, अगर जैसा कि मैंने जो उदाहरण दिया था फिल्म और साहित्य की तुलना संबंधी, तो अगर इस विषय पर किसी को अध्ययन करना है तो उसको कहाँ कहाँ देखना है, किन किन पुस्तकों को देखना चाहिए, किन फिल्मों को देखना चाहिए, ये सारी जानकारी अगर एक अच्छा शोध ग्रंथ हो और अच्छी बिब्लियोग्राफी तैयार हो तो उसको मिल जाएगी। तो उसके लिए बेहद आसानी हो जाएगी उस पर अध्ययन करना और फिर उस अध्ययन को आगे बढ़ाना। तो इससे क्या होता है कि रिपीटिशन भी
नहीं होने पाता है। यानी अगर अच्छी पूरे उस विषय से संबंधित सभी स्रोतों का अच्छा पता दिया हो और वो उपलब्ध हो सके तो व्यक्ति वही काम दोबारा करने से बच जाता है। कई बार नहीं तो पता नहीं होता है कि कहाँ क्या काम हुआ और उस जो काम हो चुका है उसी को शोधार्थी फिर से उठा लेते हैं या फिर से करने लग जाते हैं। तो इसमें एक तो इसकी भी समस्या आती है कि अनजाने ही प्लेजियरिज्म हो सकता है, और दूसरा ये भी कि किया हुआ काम ही है, तो अंततः जब आप प्रस्तुत करते हैं अपना शोध ग्रंथ और आपके परीक्षकों में से अगर किसी को मालूम है कि इस विषय पर यहाँ पर काम हो सका है तो वो आपत्ति उठा सकता है इसको लेकर के। तो अगर आपको अपने पहले किए गए कामों की पूरी विस्तृत सूची उपलब्ध हो तो आप निश्चित रूप से इन दोनों कठिनाइयों से बच सकते हैं। तो इसलिए हर एक को जब भी जो भी शोधालेख या शोध ग्रंथ तैयार हो रहा हो तो उसमें विस्तृत बिब्लियोग्राफी तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, और अच्छी तरह से पूरा प्रकाशकीय पता, मतलब ऐसा ना हो कि आपने नाम तो दे दिया लेकिन वो फिर पुस्तक ग्रंथ ढूंढने में ही काफ़ी मुश्किल हो जाए। तो यदि आप पूरा पता देंगे तो आप निश्चित रूप से सहायता कर रहे होंगे और ढूंढने वाले पाठक को आसानी होगी उस स्रोत तक पहुंचने में। अब क्या क्या चीज़ बिब्लियोग्राफी में हो सकते हैं, उसके अवयव क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो लेखक का नाम, या इसमें वक्ता का नाम भी हमको जोड़ लेना चाहिए। अगर भाषण है, मौखिक रूप में है, तो लेखक या वक्ता का माने जिसने भी उस बात को कहा है उस व्यक्ति का नाम। दस्तावेज का नाम, मतलब ग्रंथ है कि भाषण है कि रिपोर्ट है कि दूसरा रिसर्च पेपर है या रिसर्च बाय थीसिस है, कि माने क्या है, वो क्या चीज़ है, उसका नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए। उसका प्रकाशन वर्ष होना चाहिए। प्रकाशन स्थल यानी प्रकाशक का नाम होना चाहिए, उसके पते के साथ में कहाँ ये प्रकाशन हुआ है। संस्करण कौन सा है ये होना चाहिए। आवृत्ति, माने एक तो संस्करण होता है और दूसरा होता है आवृत्ति। मतलब संस्करण में तो कई बार क्या होता है कि कुछ थोड़ा बहुत लेखक अगले संस्करण में परिवर्तन करता जाता है। माने किसी ग्रंथ का एक संस्करण, पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, उसके बाद लेखक का कुछ और अध्ययन उस विषय पर हुआ, और जब अगला संस्करण प्रकाशित होने गया तो लेखक को लगा कि ये जो बाद का अध्ययन है ये भी उसमें आना चाहिए, तो वो जोड़ देता है। कई बार परिशिष्ट के रूप में जोड़ देता है, कई बार अपनी भूमिका के रूप में उसको जोड़ देता है। तो फिर वो पहले वाले संस्करण से जो दूसरा नया संस्करण होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। लेकिन कई बार आवृत्ति केवल होती है, यानी कि जो है, जो पहले संस्करण में या जिस भी संस्करण में निकला, जिसके बाद फिर कोई चेंज हुआ नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं आया उस विषय को लेकर के, लेखक का और अध्ययन नहीं हुआ और उसमें उसने कोई नई चीज़ नहीं जोड़ी, तो उसी को बार बार प्रिंट करते रहते हैं, तो वो आवृत्ति होती है। तो इसको भी बताना चाहिए, है ना। प्रकाशन वर्ष के साथ, माने प्रकाशन वर्ष बताते समय एक तो पहले संस्करण का प्रकाशन वर्ष बताना चाहिए, फिर कौन सी आवृत्ति ये है वो भी बताना चाहिए। फिर इसके साथ ही खंड यानी वॉल्यूम, माने कोई हो सकता है कि कोई पुस्तक हो जो कि कई वॉल्यूम में हो, तो कौन सा वॉल्यूम है उसका भी उल्लेख होना चाहिए। कौन सा अंक है, मैगज़ीन है तो अंक होगा, तो कौन सा अंक है, या भाग, कई बार वॉल्यूम नहीं होता है, खाली 2 पार्ट में कर दी जाती है एक पुस्तक, तो उन सारी चीज़ों में इस तरह की सारी जो जानकारी है वो बिब्लियोग्राफी में होनी चाहिए। तो मित्रों, मोटे रूप से बिब्लियोग्राफी के संबंध में ये बातें हमने बताई आपको। एक जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अभी तक हमने नहीं लिया है वो स्टाइल का है, कि किस स्टाइल में हम बनाएं। तो इसके ऊपर एक पूरा स्वतंत्र आपको व्याख्यान सुनने को मिलेगा। अगला जो हम व्याख्यान करेंगे तो उसमें मैं आपको विभिन्न स्टाइल के विषय में, साइटेशन या बिब्लियोग्राफी बनाने की स्टाइल के विषय में बताऊंगी। बिब्लियोग्राफी को समझ
ने में मुझे लगता है मेरा ये व्याख्यान सहायक होगा, आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो इस विषय पर काम कीजिए। और मित्रों, हाँ, ये आपको साथ में बताना चाहूँगी कि वस्तुतः बिब्लियोग्राफी बनाने का काम शोधाध्ययन के बाद का नहीं होता है। कई बार बल्कि अक्सर ही विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि अपना पूरा शोध ग्रंथ लिख लेते हैं और उसके बाद आखिरी में, चूँकि अंत में ही बिब्लियोग्राफी रखी जाती है, तो फिर वो बिब्लियोग्राफी बनाने बैठते हैं। तो ऐसे समय में बहुत संभव है कि आप बहुत सारी किताबों को मिस कर जाएं जो आपने पढ़ी हैं। तो बिब्लियोग्राफी आपको अपने अध्ययन शुरू करने के पहले दिन से बनानी शुरू कर देनी चाहिए। वस्तुतः मैं अपना अनुभव बताऊं तो जब मैंने शोध करना आरंभ किया था, मैंने शोध में रजिस्ट्रेशन कराया था, तो मेरे मार्गदर्शक ने जो सबसे पहला मुझे काम दिया था वो बिब्लियोग्राफी बनाने का ही था कि आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू में जितनी भी पुस्तकें आती हैं वो सब बिब्लियोग्राफी में आनी चाहिए। तो कई बार होता है कि चूँकि लिटरेचर रिव्यू में कर दिया, उसके बाद फिर वहाँ पे बता करके और भूल गए और बिब्लियोग्राफी में उसको नहीं रखते हैं। तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जितनी पुस्तकों का लिटरेचर रिव्यू होता है उतना तो आपके बिब्लियोग्राफी में सबसे पहले आना चाहिए। तो आप जैसे ही काम शुरू करें और जो भी कुछ अध्ययन करें, आप बनाते चलें, उसकी सूची बनाते चलें, उसकी पूरी सूची एक बनाते चलें। अभी तो बहुत सुविधा है कि आप कंप्यूटर से बना सकते हैं और बड़े आसानी से उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो आप उस पर अपना कंप्यूटर पर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पर बनाना शुरू करिए। अगर नहीं तो आप हाथ से भी लिख करके बनाना शुरू कर सकते हैं। आप कार्ड रख सकते हैं। पहले कार्ड सिस्टम हुआ करता था, हर पुस्तक के लिए कार्ड बना होता था और उसमें मैंने उस कार्ड में पूरा पहले सारी पूरी जानकारी, प्रकाशकीय जानकारी होती थी और उसमें क्या खास बात या क्या आपने अपने अध्ययन के लिए लिया उसको भी पॉइंट के रूप में आप लिख देते थे। तो आपको मालूम होता था कि इस पुस्तक से ये लिया, इस पुस्तक से ये लिया। तो वो विस्तृत आप अगर तैयार कर लेंगे तो बाद में आप जब अपनी फाइनल बिब्लियोग्राफी बना रहे हैं तो उसमें आप निकाल सकते हैं। ऐसी कोई पुस्तक हो जिससे बहुत ज़्यादा आपने कुछ नहीं लिया या सिग्निफिकेंट कुछ नहीं लिया तो उसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट में अगर आप बनाने के लिए रखें तो उसमें बहुत संभव है कि आप बहुत सारे स्रोतों को मिस कर जाएंगे, नहीं भूल जाएंगे और नहीं अपने बिब्लियोग्राफी में शामिल करेंगे। तो इसलिए शोधाध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बिल्कुल शुरुआत से ही, पहले दिन से ही आप अपनी बिब्लियोग्राफी के लिए बिल्कुल सजग रहें और जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको आप नोट डाउन करते जाइए, बिब्लियोग्राफी बनाते जाइए। फाइनलाइज उसको आप लास्ट में कर सकते हैं कि उनमें से कितनों को आपको सचमुच रखना है और कितनों को नहीं रखना है, वो आप अंत में कर सकते हैं। लेकिन आपकी सूची डे 1 से तैयार होनी शुरू हो जानी चाहिए। तो मित्रों, ये बिब्लियोग्राफी के विषय में हमने कुछ बातें करी और जैसा कि मैंने कहा, अगले लेक्चर में हम इसके स्टाइल के बारे में बातें करेंगे। यानी मुझे लगता है कि आप लोग सब उसका ही सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे, MLA APA किस स्टाइल में हमें करना चाहिए, कौन कौन से स्टाइल है। तो इसके विषय में हम अपने अगले व्याख्यान में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परमं